निज्जर केस में कनाडा के आरोपों को लेकर भारत ने सख्त रवैया अपनाया है। कनाडा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और उन्हें शनिवार यानी 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा है। सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से भारतीय राजनयिकों को जोड़ने के कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भारत ने ये एक्शन लिया है। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खी नए स्तर पर जा पहुंची है। स्थिति यह है कि भारत ने कनाडा के बेतुके आरोपों के मद्देनजर ओटावा से अपने उच्चायुक्त और कुछ अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। यह फैसला राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इसके साथ ही भारत ने नई दिल्ली में कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। अब सवाल है, आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस तरह से भारत से पंगा क्यों ले रहे हैं? और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। योगेश गुप्ता जी, पूर्व राजदूत, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी आपका। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं योगेश जी का रुख करना चाहूँगा। योगेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो किसको संबोधित कर रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं? इस ऐसे अनर्गल बातों से वो क्या साबित करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, अगर आप बड़ी पिक्चर की बात करें कि व्हाट इज द बिग पिक्चर, क्यों क्यों प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने ऐसा किया है, तो उसका कारण जो है वो ये है कि अगर आप डॉट्स को जॉइन करें कि कनाडा जो है वो अधिकतर फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में अमेरिका को फॉलो करता है। और अमेरिका में जो उनका प्रशासन है और जो अमेरिका का डीप स्टेट है, जी जिस डीप स्टेट में जो है उनके कुछ कांग्रेस के लोग हैं, कुछ सेनेट के लोग हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, कुछ एनजीओ है जैसे हडसन इंस्टीट्यूट वगैरह उसके लोग हैं, कुछ इंडस्ट्री के लोग हैं। ये जो डीप स्टेट है इसकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि अमेरिका का जो पावर प्रोजेक्शन है वो मैक्सिमम किस तरह से हर जगह वो अचीव कर सके। तो उनको जो है भारत की जो खास तौर से हमारी रशिया की तरफ हमारी पॉलिसी है उससे बहुत उनको नाराजगी है। और वो जो है कुछ टाइम से इस फिराक में थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है उसको यहाँ चेंज किया जाए, जैसे रेजीम चेंज बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, उस तरह का रेजीम चेंज जो है वो भारत में चाह रहे थे। और उनकी बहुत उम्मीदें थी कि हरियाणा का जो इलेक्शन है इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पार्टी है बीजेपी, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा और फिर महाराष्ट्र में और उसके बाद धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी जी की स्थिति कमजोर होती चली जाएगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जो हरियाणा में बीजेपी की भारी जीत हुई है उससे जो है वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा भौचक्के हैं। और वो तमाम उल्टे सीधे जो आरोप जैसे कुछ अपोजिशन के लोग लगा रहे हैं कि ईवीएम खराब थी, ये खराब था, वो खराब था, उस तरह की बातें कर रहे हैं। और अब उनकी कोशिश ये है कि जब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अगले 2 महीने हैं इसमें वो चाहते हैं कि जितना वो प्रधानमंत्री मोदी जी की स्थिति खराब कर सके वो कर दे। और ये जो आरोप प्रधानमंत्री ट्रूडो ने लगाया है ये उसी दिशा में एक संकेत है, ये अमेरिका के कहने से लगाया है। अदरवाइज प्रधानमंत्री ट्रूडो की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत के राजदूत को और हाई कमिश्नर को और 5 सीनियर डिप्लोमेट्स को जो है वो निकाल दे। इतनी कनाडा में अभी शक्ति नहीं है। तो ये अमेरिका के जी कहने से किया गया है, कोई उनके पास एविडेंस नहीं है। आरोप बिल्कुल जिसे कहते हैं प्रीपोस्टरस है, कोई बुनियाद नहीं है उसमें। और ये एक पॉलिटिकल चाल उन्होंने अमेरिका के कहने से चली है। और अब हमें देखना होगा कि हमने भारत ने इंटरिम जवाब तो इसका दे दिया है कि हमने भी 6 उनके जो जी सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अमेरिका में कौन सी सरकार आती है, डेमोक्रेट्स की आती है या राष्ट्रपति ट्रंप आते हैं।
फिर उसके हिसाब से जो है हमें अपनी विदेश नीति जो है वो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। जी, मेरा एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूँगा। एक व्याख्या तो योगेश सर ने यहाँ पर की है कि इसका एक पहलू ये भी हो सकता है। अब दूसरा पहलू जो जाता है उसमें एक व्याख्या ये की जा रही है कि जो कनाडा की जो नेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें ट्रूडो का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। हाल फिलहाल की अगर चुनाव की बात करें तो वहाँ पर भी उनको झटके लगे हैं, लोकप्रियता में वो नीचे जा रहे हैं। इसके अलावा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो एड्रेस करना चाह रहे हैं। तो ये जो नेशनल पॉलिटिक्स के लोकल फैक्टर्स हैं, ये कितना बड़ा कारण है? देखिए, जो योगेश जी ने कहा वो तो अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि कनाडा ही एक पहला कंट्री था जिसने हमारे पर न्यूक्लियर सैंक्शन लगाया था, जो यूएस के कहने पर। तो वो कनाडा अमेरिका की पॉलिसी की अगुवाई करता है, ये तो एकदम बिल्कुल क्लियर है। दूसरा जो है इंटरनल पॉलिटिक्स, इसमें इस वक्त बहुत काम कर रही है ट्रूडो को लिए, क्योंकि वो एक तरीके से लेम डक हो चुके हैं और उनको जो है 2000 अगले साल अक्टूबर में इलेक्शन लड़ना है। उसके लिए 2.1%, 2.2% जो पंजाबी है उनके वोट चाहिए और उनका असिस्टेंट चाहिए, वो पैसे वाले हैं, फंडिंग चाहिए और नेटवर्किंग चाहिए, ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है। तो इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट हमको लग रही है इस वक्त, जितना कि फॉरेन हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में चलेगी। लेकिन इंटरनल में जो है ये रिश्ते और बिगड़ने के हमें चांस लगते हैं। लेकिन भारत ने जो स्टैंड लिया है वो टिट फॉर टैट के तरीके से एक शो किया है कि एक फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेशन की साख रखी है और एक मजबूत गवर्नमेंट होने की न्यू दिल्ली में एक इम्पोर्टेंस दिखाई है। तो कहीं ना कहीं कनाडा को आज नहीं कल अगर ये ट्रूडो गवर्नमेंट जाती है या फिर ये पावर में आते हैं तो इनको ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी और हमको जो है अगले साल इलेक्शन तक इसी तरीके की मजबूती बना के रखना है, ये मेरा अपना मानना है और ये ऐसा होना भी चाहिए। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने ये भी कहा कि इसे पॉलिटिकल कंपल्जन, यानी ये एक राजनीतिक विवशता है ट्रूडो के सामने ये सारी बातें करने के लिए। तो जी। इसमें बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं हूँ या किसी को भी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक स्ट्रांग और मजबूत फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ा के इसको जो है अंतिम चरण तक ले जाना चाहिए। और जी। दूसरी बात, इसको रिजॉल्व करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा रिलेशन कनाडा से बहुत ज़्यादा है, कंट्री टू कंट्री रिलेशन बहुत ही डीप एंड एक्सपेंडिंग एंड बहुत ही पोटेंशियल है। इसको खत्म नहीं करना है किसी एक जी। पॉलिटिकल पार्टी से। जैसे ये जो है 40% जो है स्टूडेंट्स हमारे वहाँ काम करते हैं, 10 में जो है 10 रिमिटेंस सेंडिंग कंट्री में आता है, 8 जी। से 10 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, बहुत ज्यादा हमारे मैं रिलेशन आता जुड़े हूँ हुए डॉक्टर साहब आपके पास। जी। मैं योगेश जी का यहाँ पे रुख करना चाहूँगा। योगेश सर, अब ये जो तनाव खिंचाव देखा जा रहा है, इसको एक पर्टिकुलर लीडर के साथ जोड़कर ही देखा जाए, कनाडा एज ए कंट्री इसके साथ इसको परिभाषित किया जाए, या चेंज ऑफ लीडरशिप होगा तो चीज़ें भी बदलेंगी, रिश्ते भी बदलेंगे, ऐसा भी होगा? हाँ हाँ, मैं एक्चुअली आपसे यही कहना चाह रहा था कि जो डोमेस्टिक इश्यूज है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने कहा है या आपने जिक्र किया है वो तो है ही, वो भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि डोमेस्टिक इश्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है अपनी जगह। और उनके वो भी एक रीजन है कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने जो रुख लिया है वो डोमेस्टिक इश्यूज है, वो उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए जो है वो चाहते हैं कि भाई किस तरह से इनकी ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है इनकी सपोर्ट उनको मिल जाए, क्योंकि उनकी स्थिति जी। बहुत कमजोर हो रही है। और दोनों जगह पे जो है कनाडा में भी और अमेरिका में भी ये खालिस्तानी सिक्स जो है ये प्रेशर डाल रहे हैं दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस पर कि नहीं आपने हमारे लिए कुछ किया नहीं है। दे आर सेइंग कि आपने हमारे लिए कुछ किया नहीं है, जो छोटा मोटा कुछ किया था उससे कुछ हुआ जी। नहीं है। तो वो भी प्रेशर डाल रहे हैं। और जहां तक सरकार का सवाल है, तो मेरा अपना सोचना यह है कि अगर सरकार बदलती है और जो दूसरी पार्टी के लोग पॉलिवेयर साहब अगर सरकार में आते हैं, तो मेरे ख्याल से ये काफी मुद्दे जो हमारे और कनाडा के बीच में है, ये जो चल रहे हैं इस वक्त, ये जी। अपने आप ही जो है दे विल डाई डाउन। बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे योगेश ख्याल साहब, में समय की स्थिति कमी अच्छी हो है, जाएगी। माफ़ी चाहूँगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए, जुड़ने के लिए।